जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बाकी जो भी लोग अगर जॉइन होंगे तो वो बाद में हो जाएँगे। हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और सेशन लेकर चलते हैं, फिर जैसे ही दूसरे लोग आएँगे वो साथ जॉइन कर लेंगे। जिस तरह कल बात हुई थी कि हम आज के सेशन में पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी को स्टार्ट लेंगे और पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी में ख़ासकर जो हमारा फर्स्ट पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़र है हमारे सिलेबस में, प्लेटो, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी है उसको अटेम्प्ट किस तरह करना है पेपर में आप लोगों ने। पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी की जब बात करते हैं, कोई भी फ़िलॉसफ़र आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद फिर आपने रीज़न लिखनी है, वो फैक्टर्स लिखने हैं कि क्यों उस फ़िलॉसफ़र ने ये फ़िलॉसफ़ी दी। आवाज़ मेरी क्लियर है? ज़रा ये बता दें। आवाज़ आ रही है आप सबको? जी, ओके, ओके। अच्छा जी, उसके बाद हम फैक्टर्स लिखते हैं और फैक्टर्स होते हैं बेसिकली उसकी फ़िलॉसफ़ी का कॉन्टेक्स्ट होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसने फ़िलॉसफ़ी दी। जो भी उसकी थ्योरी है, वो थ्योरी उसने क्यों दी, क्या वजह थी, क्या रीज़न्स थी उसके बैकग्राउंड में, तो वो उसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम नेक्स्ट जो हेडिंग देंगे वो कॉन्टेक्स्ट की होगी आपके पेपर में और उसके बाद आप फ़िलॉसफ़ी स्टार्ट करेंगे, जो भी आपकी फ़िलॉसफ़ी होगी उस थिंकर की, उस पॉलिटिकल साइंटिस्ट की या पॉलिटिकल थिंकर की जो भी फ़िलॉसफ़ी होगी वो फिर आप लिखना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो ये आपका होगा पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका और इसमें फिर आप जब आगे चलेंगे एंड पे, तो समटाइम्स वो क्रिटिसिज्म पूछता है कि क्रिटिकल एनालिसिस दें उसका या क्रिटिसिज्म क्या है या क्यों इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो फिर आप क्रिटिसिज्म भी एंड पे लिखते हैं उस फ़िलॉसफ़ी का। लेकिन पहले आप वो फ़िलॉसफ़ी लिखेंगे, फिर आप क्रिटिसिज्म लिखेंगे कि ये इस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये इसके वीक पॉइंट्स थे, ये क्रिटिसिज्म है। और फिर समटाइम्स मॉडर्न डे रेलेवेंस पूछ ली जाती है कि उस फिलॉसफर के जो आइडियाज़ थे, उसकी जो फिलॉसफी थी, वो हमारे आज के दौर में रेलेवेंट है या नहीं है, तो फिर आप वो चीज़ें भी लिखते हैं। हम जब ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी प्लेटो का, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह ये फिलॉसफी को उसने शेप किया और फिर किस तरह हमने इसको लेके चलना है अपने क्वेश्चन पेपर में जब आपका बैठे होंगे एग्ज़ाम सेंटर में, तो किस तरह क्वेश्चन को मोल्ड करना है। जी, प्लेटो के बारे में जब क्वेश्चन आते हैं अक्सर, प्लेटो हमारा पहला पॉलिटिकल फिलॉसफर है हमारे सिलेबस का और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो प्लेटो के जस्टिस के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, प्लेटो की आइडियल स्टेट के बारे में क्वेश्चन आ जाता है या प्लेटो का फिलॉसफर किंग ये भी पूछ लेते हैं या फिर प्लेटो का पूछते हैं कि प्लेटो के रिपब्लिक पे लिखें। तो जो भी चीज़ें होंगी वो सारी तकरीबन मिलती-जुलती हैं क्योंकि प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी जब आप अभी देखेंगे तो वो चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। एक चीज़ दूसरे से कनेक्ट हो रही है और दूसरी तीसरे से कनेक्ट हो रही है। तो ये मेन चीज़ें होंगी आपकी प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी में और ये जो एंगल दिए गए हैं इन्हीं पे क्वेश्चन आता है। हालाँकि प्लेटो की दूसरी बुक्स भी हैं और दूसरी बुक्स में उसकी फ़िलॉसफ़ी जाके उसने अपने आइडियाज़ को थोड़ा-सा मोल्ड भी किया था। लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट बुक है वो रिपब्लिक है और रिपब्लिक से ही क्वेश्चन आता है और रिपब्लिक में फिर ये चीज़ें हैं, जिसमें जस्टिस है, आइडियल स्टेट है और आइडियल स्टेट में आगे चल के उसका एजुकेशन सिस्टम आ जाता है। फिर फिलॉसफर किंग है, अगर आइडियल स्टेट को देखें तो वो फिलॉसफर किंग के लिए स्टेट बनाता है और यही उसके रिपब्लिक है जो प्लेटो ने दी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लेटो की एक ब्रीफ सी बायोग्राफी कि बायोग्राफी क्या है। बायोग्राफी आप अपने पेपर में नहीं लिखेंगे, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे वहाँ पे बायोग्राफी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे आपने जस्ट इंट्रोडक्शन लिखना है और कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद आपने फिलॉसफी स्टार्ट कर देनी है। तो जब बायोग्राफी आपको हेल्प करेगी आपके एमसीक्यूज़ पोर्शन में जहाँ पे क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज़ वो बायोग्राफी में से आते हैं।
तो उसमें सबसे पहले मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस एंड टीचर ऑफ अरिस्टोटल। अब सोक्रेटिस को हम लोग सुकरात भी कहते हैं, प्लेटो को अफलातून कहते हैं और अरिस्टोटल को अरस्तू भी कहते हैं। ये आपके ज़हन में रख लें। तो प्लेटो स्टूडेंट था सोक्रेटिस का और टीचर था अरिस्टोटल का। ये मेन चीज़ है, इसकी बायोग्राफी जब आप पढ़नी है तो फिर इसके बाद फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। जब हम पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करते हैं तो प्लेटो इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये पहला फिलॉसफर था जिसने पॉलिटिकल फिलॉसफी दी। बॉर्न 427 बीसी एथेंस, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, एक अमीर फैमिली थी वहाँ, उसमें पैदा हुआ 427 बीसी में एथेंस में। और एथन स्टेट था एक, उस टाइम ये अभी भी कैपिटल है ग्रीस का, लेकिन ये ग्रीस में उस टाइम सिटी स्टेट्स चल रही थी और एथेंस वाज वन ऑफ द सिटी स्टेट्स इन ग्रीस। इसमें तकरीबन 158 के लगभग सिटी स्टेट्स थी, जिसमें से एथेंस एक सिटी स्टेट था। और ये जो सिटी स्टेट्स थी वहाँ पे एक सिस्टम चलता था डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। तो ये एथेंस उन सिटी स्टेट्स में से एक सिटी स्टेट थी और एक इम्पॉर्टेंट सिटी स्टेट थी। तो ये एथेंस में पैदा हुआ 427 बीसी में। उसके बाद ये स्टूडेंट रहा सोक्रेटिस का और इसका रियल नेम था प्लेटो का अरिस्टोकल्स। अरिस्टोकल्स रियल नेम था, लेकिन इसकी जो जिसामत थी ज़रा चौड़ा था और वो बड़े-बड़े कंधे, और उसमें वो प्लेटो, उसको इस के अकॉर्डिंग प्लेटो का नाम दिया गया। तो बाद में ये प्लेटो के नाम से ही फेमस हुआ। रियल नेम अरिस्टोकल्स था। इसने ट्रैवल किया, इटली का, सिसिली का, इजिप्ट का और दूसरे कुछ स्टेट्स का इसने उस टाइम ट्रैवल किया और वहाँ से वापस आया तो इसने एकेडमी की बुनियाद रखी, अपनी एकेडमी बनाई और उसका नाम भी एकेडमी था। जो आपने जो प्लेटो ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया था उसका नाम एकेडमी था। ये भी आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है। और ये फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था हायर लर्निंग का यूरोप में, वो प्लेटो की एकेडमी थी। और प्लेटो की डेथ हुई 347 बीसी में। ऑलमोस्ट 80 इयर्स इसकी एज थी। 427 बीसी में पैदा हुआ और 347 बीसी में इसकी डेथ हो गई। तो ये एक इसकी ब्रीफ सी बायोग्राफी है जो आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेगी। बाकी ओवरऑल जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वहां पे बायोग्राफी लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर इसके बाद इसके मेजर वर्क्स देखें तो सबसे पहले जो मेजर वर्क है रिपब्लिक, इसको कंसर्निंग जस्टिस का इस सब टाइटल भी दिया जाता है। ये 386 बीसी में इसने दी लिखी। फिर इसके बाद स्टेट्समैन है जो 360 बिफोर क्राइस्ट में पब्लिश हुई। और फिर द लॉज है जो 347 बीसी में पब्लिश हुई और ये उसकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी प्लेटो की। एक इसने लिखी थी अपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस, और ये एक इसने हिस्टोरिकल वर्जन दिया था जो सोक्रेटिस का ट्रायल हुआ था, डिफेंस ट्रायल, उसका एक हिस्टोरिकल इमेजिनेटिव वर्जन उसने दिया था स्टायर के रूप में। ये बुक लिखी थी अपोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस। ओवरऑल 36 के करीब इसने बुक्स लिखी, जिसमें से फेमस जो आपके क्वेश्चन आ सकता है वो रिपब्लिक है, स्टेट्समैन है और द लॉज है। तो ये तीन बुक्स इम्पॉर्टेंट है प्लेटो की। ये थी मेन इसकी आपके सामने जो मेजर वर्क्स थे या इसकी ब्रीफ एक बायोग्राफी थी वो हमने देखी है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी फिलॉसफी का कॉन्टेक्स्ट क्या था। कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे पहले आ जाती है पेलोपोनेशियन वार। ये पेलोपोनेशियन वार एक वार थी जिसमें एथेंस, एक साइड पे एथेंस था और दूसरे साइड पे एक और सिटी स्टेट थी स्पार्टा। स्पार्टा और एथेंस के बीच ये वार हुई। स्पार्टा जो था वहाँ पे अब एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी और जो स्पार्टा था वहाँ पे एक किस्म की मोनार्की थी। और हुआ ये कि इस वार में एथेंस को डिफीट हो गई और स्पार्टा की विक्ट्री हो गई। स्पार्टा को पर्शियन एम्पायर ने भी सपोर्ट किया था इस वार में। तो
यहाँ पे जो स्पार्टा की हेजेमनी एस्टेब्लिश हो गई थी इस वार के बाद। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट था इसके प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी का, क्योंकि जब उसने देखा कि यहाँ पे एथेंस की डिफीट हुई है, तो वो उसने रीज़न्स जो देखे उसमें वो कहता था कि ये रीज़न जो है ये जहाँ यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का वो सूटेबल नहीं है, उस वजह से डिफीट हुई। फिर दूसरे नंबर पे जो एग्ज़ीक्यूशन हुई थी सोक्रेटिस की, आपने अक्सर सुना होगा कि सोक्रेटिस को ज़हर का प्याला दिया गया था, उसने ज़हर पिया। तो वो एग्ज़ीक्यूशन क्या हुई कि सोक्रेटिस जब उसके स्टूडेंट्स बैठते थे तो वो क्रिटिसाइज़ करता था इस सिस्टम को, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को। और जब ये क्रिटिसिज़्म करता था तो उस जब ये लोगों तक बात पहुँची तो लोगों ने ये कहा कि ये तो हमारे जो बच्चे हैं उन्हें स्पॉइल कर रहा है, ये उन्हें गलत आइडियाज़ दे रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन दे रहा है। तो इस वजह से सोक्रेटिस को इस वजह से उसकी एग्ज़ीक्यूशन की गई। और एथेनियन डेमोक्रेसी को लेकर जब वो क्रिटिसाइज़ करता था तो इस बेस पे उसकी एग्ज़ीक्यूशन हुई। तो इस वजह से भी जो प्लेटो था कि उसकी एग्ज़ीक्यूशन वो समझता था गलत हुई है, और उस वो जो चीज़ें बता रहा था, जो चीज़ें वो कर रहा था वो ठीक थी। तो ये जो रीज़न थी इस बेस पे भी वो जो एथेनियन डेमोक्रेसी थी उसके खिलाफ हो गया था, और इस वजह से उसने अपना जो थ्योरी है आइडियल स्टेट की वो दी, वो प्रेज़ेंट की। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो उसका दोनों चीज़ें थी, एक तो जो स्पार्टा की विक्ट्री होगी इस वॉर में, और दूसरी सोक्रेटिस की जो एग्ज़ीक्यूशन हुई, इन दोनों की वजह से वो उसके अंदर एक हेट पैदा होगी डायरेक्ट डेमोक्रेसी से को लेके, और उस बेस पे उसने अपनी एक थ्योरी दी, जो थ्योरी है उसकी आइडियल स्टेट। अब प्लेटो जब सोक्रेटिस को की एग्जीक्यूशन हुई तो प्लेटो का क्या था कि प्लेटो कहता था ये जस्टिस नहीं हुआ, और इसी को लेके उसने एक जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया, और फिर वो जस्टिस को आगे मॉडिफाई करता गया और जस्टिस को लेके उसने आइडियल स्टेट बनाई। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो प्लेटो की एक फिलॉसफी है उसको देखते हैं कि फिलॉसफी है क्या। क्योंकि प्लेटो की जो फ़िलॉसफ़ी है, जिस तरह सोक्रेटिस की एग्ज़ीक्यूशन हुई, और उस एग्ज़ीक्यूशन की को लेके प्लेटो ने अपनी फ़िलॉसफ़ी दी, तो सबसे पहले वो अपनी एक फ़िलॉसफ़ी देता है कि असल चीज़ है क्या? जो सोक्रेटिस था उसको जो जस्ट 1 सेकंड, सोक्रेटिस था उसको उसकी एग्ज़ीक्यूशन की गई, वो जो लोगों को चीज़ें बता रहा था, वो तो लोगों को पता नहीं थी, लेकिन वो अपने रीज़न की वज़ह से, अपने इंटेलेक्ट की वज़ह से वो चीज़ें बता रहा था। तो प्लेटो कहता है कि जो हमारे पास दुनिया है, जो हमारे सामने दुनिया है, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। जो हमें विज़िबल वर्ल्ड जिसे वो नाम देता है, एक विज़िबल वर्ल्ड है, जो जिसे हम देख रहे हैं, जिसे कोई भी देख रहा है, ये एक रियल वर्ल्ड नहीं है। ये विज़िबल वर्ल्ड है, यहाँ पे इसको वो नाम देता है वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस, जो सामने नज़र आ रही है, ये विज़िबल वर्ल्ड है। लेकिन उसे कहता है कि ये जो वर्ल्ड है, ये चेंजिंग है, इनकम्प्लीट है, इम्परफेक्ट है, ये हर वक़्त चेंज हो रही है। और ये रियल वर्ल्ड नहीं है, ये हमारी एक इल्यूज़न है। इसको नाम देता है कि वो ये इल्यूज़न है, जो लोग देख रहे हैं, ये एक इल्यूज़न है, ये कोई रियल चीज़ें नहीं हैं। और वो कहता है कि इससे ऊपर ये जो इम्परफेक्ट है या इनकम्प्लीट वर्ज़न है, ये इससे ऊपर एक और दुनिया है। और ये जो विज़िबल वर्ल्ड है, ये उसका एक इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट वर्ज़न है या उसकी कॉपी है, और वो दुनिया उसको नाम देता है इंटेलिजिबल वर्ल्ड या वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। इसको वो कहता है ये वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है या इंटेलिजिबल वर्ल्ड है, और ये वर्ल्ड जो है ये चेंजिंग नहीं है, ये कांस्टेंट है। ये बियॉन्ड सेंसेस है, इटर्नल है, कांस्टेंट है, अनचेंजिंग एंड एब्सोल्यूट है, परफेक्ट है। अब वो कहता है कि इस वर्ल्ड से जो विजिबल वर्ल्ड है, हमने इस वर्ल्ड से, और ये जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड है इसको वो रियल वर्ल्ड जब कहता है तो वो प्लेटो कहता है कि ये जो वर्ल्ड है विजिबल वर्ल्ड, इससे हमने जाना है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में, तो किस तरह जाएँगे? कोई ऐसा तरीका होगा जिससे हम ये इस विजिबल वर्ल्ड से वर्ल्ड ऑफ फॉर्म में जाएँगे, जो कि एक परफेक्ट वर्ल्ड है, जो कि हम इल्यूज़न से निकल के रियलिटी की तरफ जाएँगे।
तो वो कहता है कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग जो है इसके ज़रिए हम उस वर्ल्ड में जाएँगे, रीज़न के ज़रिए इस वर्ल्ड में जाएँगे और वो हमारा इंटेलिजिबल वर्ल्ड में पहुँच जाएँगे। ये जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, जो एक इल्यूज़न है, इससे निकल जाएँगे, हम रियलिटी में पहुँच जाएँगे। ये बेसिकली प्लेटो ने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दी और इसको उसने मज़ीद एक्सप्लेन किया अपने एलिगरी ऑफ द केव्स, एक उसका आइडिया है। एलिगरी ऑफ केव्स में वो बताता है कि अब ये जो एक गार नज़र आ रही है आपको केव, इसमें उम, 1 सेकंड। अब वो बताता है कि ये एक गार है और इस गार में ये कुछ लोग हैं जो दीवार के साथ बैठे हुए हैं, ये वाले। और ये दीवार के साथ बैठे हैं और सामने दीवार पे इन्हें कुछ ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स रियल नहीं है, ये इल्यूज़न है। और यहाँ से कुछ लोग गुज़र रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ में ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स पकड़े हुए हैं और यहाँ से ये जो पीछे एक रोशनी है, कोई चीज़ जल रही है, वो रोशनी इन पे पड़ती है और इनका साया दीवार पे पड़ रहा है। तो ये जो लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं, ये जो चीज़ दिखा रहे हैं वो दीवार पे पड़ रही है जो इनके हाथों में है, जो कि रियल नहीं है। ये जस्ट उनकी एक कॉपी आ गई है यहाँ पे। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का एक अक्स नज़र आ रहा है, तो ये रियल नहीं है, ये जस्ट उसका अक्स है और ये हमारी इल्यूज़न होती है कि यही रियल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो लोग गार में बैठे हुए हैं यहाँ पे दीवार के साथ, ये वो कहता है कि ये हम लोग हैं जो दीवार के साथ बैठे हुए हैं। वो कहता है कि ये हम लोग हैं जो दीवार के साथ बैठे हुए हैं और जो कुछ पीछे से गुज़र रहे हैं, ये वो हैं जो हमें कुछ दिखा रहे हैं, मेकर्स हैं, स्टोरी टेलर्स हैं। और जो दीवार पे हमें नज़र आ रहा है सामने, ये ऑब्जेक्ट्स जो नज़र आ रहे हैं, वो कहता है कि ये जो दीवार है, ये विज़िबल वर्ल्ड है। यहाँ पे जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो विज़िबल वर्ल्ड की चीज़ें हैं और यही इसको वो एक्सप्लेन करता है अपने विज़िबल वर्ल्ड से। अब उसका मकसद क्या है? प्लेटो का मकसद ये है कि विज़िबल वर्ल्ड से हमने ऊपर आना है, इंटेलिजिबल वर्ल्ड की तरफ। तो वो कहता है कि ये जो इल्यूज़न है, इससे हमने निकलना है और रियलिटी की तरफ जाना है, तो क्या करेंगे? कहता है यहाँ पे जो केव है, वर्ल्ड ऑफ इल्यूज़न है, ये पूरी जो केव है, एक वर्ल्ड ऑफ इल्यूज़न है। यहाँ से कहता है ये वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन इस तरह की, ये हमारे ओपिनियन है, हमारे सेट बिलीफ हैं। जिस तरह सोक्रेटिस ने इन सेट बिलीफ्स को चैलेंज किया था और उसकी एग्जीक्यूशन हो गई थी, सेम वो कहता है कि ये हमारे सेट बिलीफ्स हैं और कोई अगर इनको आके चैलेंज करता है तो समझ लें वो हमारे बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट चला जाता है। तो ये इसको इल्यूजन कहता है और कंफर्ट ज़ोन होता है और हम यहाँ से निकलना नहीं चाहते। इससे बाहर निकलना, जो कंफर्ट ज़ोन है उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो फिर वो कहता है कि एक बंदा कोई ऐसा होगा जिसको फ़ोर्सफुली यहाँ से इस गार से बाहर निकाला जाएगा और वो ऊपर जाएगा। इस वर्ल्ड ऑफ इल्यूज़न से निकलेगा और ऊपर जाता है, उसको बाहर निकाला, तो वो जब बाहर निकलता है इस सारे एक इल्यूज़न से, तो जब जिस तरह आप अंधेरे से बाहर रोशनी में यकदम जाएँ तो इंसान की आँखें चंधिया जाती हैं। वो कोई देख नहीं सकता, तो कहता है पहले तो वो कुछ चीज़ देख नहीं सकेगा। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जो आइज़ हैं वो एडजस्ट हो जाएँगी, उसकी नज़र एडजस्ट हो जाएगी, तो फिर वो चीज़ों को देखना शुरू कर देगा, समझना शुरू कर देगा और फिर उसके बाद उसके सामने जो है रियल वर्ज़न, जो परफ़ेक्ट वर्ज़न है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो सामने आएगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे तो वो देख रहा है कि ये घोड़े हैं या दूसरे ऑब्जेक्ट हैं, उनके अक्स नज़र आ रहा है तो उनको रियल मान रहा है। लेकिन वो जब इस वर्ल्ड से बाहर निकलेगा, बाहर में वो असल घोड़े देखेगा, असल चीज़ें देखेगा, तो वो कहेगा असल चीज़ें तो ये हैं, वहाँ पे तो जस्ट उसके अक्स थे। तो ये चीज़ है, इसको आगे लेके वो चलेगा अपने सिस्टम की तरफ, एजुकेशन सिस्टम की तरफ। अब यहाँ से केव से बाहर आ गया, केव से बाहर आया और केव से बाहर आने के बाद उसने क्या किया, जो केव से बाहर आया है एक बंदा, वो कहता है ये जो प्रोसेस है केव से बाहर आने का, वो एजुकेशन है।
प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन सिस्टम है जो उसने कहा एक बड़ा मुश्किल टास्क है उस बाहर आना। तो वो एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन है, प्रोसेस है, उस वो एजुकेट होता है तो इस केव से बाहर आएगा। फिर वो कहता है कि जो ऑब्जेक्ट्स देखता है आउटसाइड द केव, वो क्या है, वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड में चला जाता है। जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है, जो असल वर्ल्ड है, वो उसकी तरफ क्लाइम कर जाता है जब वो एजुकेट हो जाता है। इस वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन से निकल के उस वर्ल्ड की तरफ चला जाता है जो असल वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है। तो विजिबल वर्ल्ड से वो निकल के वर्ल्ड ऑफ फॉर्म में जाना, और इस जाने के लिए वो कहता है कि एजुकेशन जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है। अब वो उस वर्ल्ड में पहुंच के कौन पहुंचता है, वो होता है जी फिलासफर हमारा। उसकी जो थ्योरी है ना फिलासफर किंग वाली, कहता है अब यहाँ से जो इस टायरसम प्रोसेस से गुजरेगा वो फिलासफर होगा, फिलासफर किंग बनेगा। और जब वो फिलासफर वापस आता है तो वो गार वालों को, जो केव में बैठे हुए लोग होते हैं, जो दीवार के साथ दूसरे लोग बैठे हैं, उन्हें बताता है कि असल दुनिया तो इस केव से बाहर है, आउट, रियल वर्ल्ड इज आउटसाइड द केव। लेकिन वो लोग क्या कहेंगे जब वो आके, उनका क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम है, सेट बिलीफ्स हैं, वो उनको चैलेंज कर रहा है, तो वो क्या कहेंगे, वो सबसे पहले तो उसकी बात को का यकीन नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे कि ये ठीक है। या लेकिन जब वो बार-बार कहेगा तो लोग कहते हैं कि लोग उसके खिलाफ हो जाएँगे, क्योंकि वो उनके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, और बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करने के वजह से वो उसको मार भी देंगे। जिस तरह सोक्रेटिस के साथ हुआ। बेसिकली जो आपको कॉन्टेक्स्ट बताया इसका प्लेटो की फिलॉसफी का, वो वही चीज़ थी कि सोक्रेटिस की जो डेथ हुई, अब उसको लेके इसने ये सारी एक थ्योरी को प्रेज़ेंट किया कि ये चीज़ थी। कि उन्होंने सोक्रेटिस की एग्जीक्यूशन कर दी, तो यहाँ पे वो कहता है कि वो उस फिलासफर को अ, मार देंगे, क्योंकि उसने उनके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज किया है। तो फिर क्या किया जाए? वो कहता है कि वो फिलासफर जो है वो जब केव से बाहर जाए, तो केव के अंदर आके वो सिर्फ एक फिलासफर के तौर पे ना आए, बल्कि फिलासफर किंग के तौर पे आए। क्योंकि वो सिर्फ फिलासफर के एज अ फिलासफर आएगा और उनको बताएगा रियलिटी, तो वो नहीं मानेंगे, उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन वो फिलासफर एज अ फिलासफर किंग आता है, तो वो वहां पे उनको रूल करेगा और उन्हें केव से बाहर लेके जाएगा, इस इल्यूजन से बाहर निकालेगा। जो ये वर्ल्ड ऑफ ये विजिबल वर्ल्ड है, इससे लेके वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स की तरफ लेके आएगा। अगर वो किंग बन के आता है, फिलासफर किंग बन के आता है, रूल करने आता है। अगर वो वैसे आएगा तो वो लोग उसकी बात को नहीं मानेंगे और उसके अगेंस्ट भी हो जाएंगे, उसको मार भी देंगे। तो इसलिए वो एक फिलासफर किंग की थ्योरी देता है कि ये फिलासफर किंग होगा जो इस वर्ल्ड से बाहर लेके चलेगा। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो साथ आप इसमें से अगर जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ वो अगर कोई क्वेश्चन ज़हन में आए तो आप साथ साथ कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपकी किसी पॉइंट पे अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वो भी साथ में पूछ सकते हैं। अदरवाइज एंड पे हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो ये हमारे पास था उसकी वर्ल्ड ऑफ फार्म्स, और उसको उसने जिस तरह एलिगरी ऑफ केव्स से एक्सप्लेन किया वो सारी, और किस तरह फिलासफर किंग बनेगा, फिलासफर किंग किस तरह रूल करेगा और क्या प्रोसेस है उसके बनने का, ये चीजें थी। अब हम मजीद आगे चलते हैं और उसकी जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक बेसिकली क्रिएटिंग एन आइडियल स्टेट वेयर फिलासफर्स कैन रूल। रिपब्लिक का पहला तो ये है कि फिलासफर्स एक ऐसी आइडियल स्टेट बनानी जहाँ पे फिलासफर रूल करें। और रिपब्लिक का जो दूसरा है वो है एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम बनाना जो कि फिलासफर्स और फिलासफर किंग को प्रोड्यूस करे। रिपब्लिक को अगर सम अप किया जाए तो ये दो चीजें हैं जो रिपब्लिक के मेन टास्क हैं। एक आइडियल स्टेट बनानी जहाँ पे फिलासफर रूल करे, और दूसरा ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना जो फिलासफर पैदा करे, फिलासफर किंग बनाए। ये रिपब्लिक के मेन एम्स हैं। रिपब्लिक हमारी मेन इन पे चलती है। अब प्लाटो की मेन थ्योरी है थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस जस्टिस के लिए प्लेटो जब जस्टिस की बात करता है तो ये जस्टिस को लेके चलता है, और इसी जस्टिस को के लिए वो आइडियल स्टेट बनाता है। और फिर उस आइडियल स्टेट के लिए उसको रन करने के लिए वो एक एजुकेशन सिस्टम बनाता है।
तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जस्टिस प्लेटो का क्या है। वो कहता है कि जस्टिस इज अ कम्प्रिहेंसिव गुड, अ गुड इन इटसेल्फ एंड फॉर इटसेल्फ बेस्ड ऑन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन क्या है, ये हम जब आगे जस्टिस को एक्सप्लेन करते हैं तो आप को समझ आ जाएगी कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन क्या चीज है। और ये कहता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस आइडियल स्टेट को एस्टेब्लिश करने का, वो जस्टिस है। और टू फॉर्म्स बताई हैं प्लेटो ने जस्टिस की, एक जस्टिस इंडिविजुअल लेवल पे आ जाएगा और दूसरा सोशल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जस्टिस होगा। इन चीज़ों को भी हम देख लेते हैं आगे। और यहाँ पे एक जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है कि स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज। ये भी उसकी बात ज़रा डिटेल में हम बात करते हैं आगे चल के। और फिर यहाँ पे एक बात करता है कि किसी भी इंसान में 3 किस्म की इंस्टिंक्ट्स होती हैं, रीज़न, करेज एंड डिज़ायर। रीज़न, करेज एंड डिज़ायर, ये 3 इंस्टिंक्ट्स होती हैं जो किसी भी ह्यूमन को, किसी भी पर्सन को ड्राइव कर रही होती हैं। कोई इंस्टिंक्ट इसमें किसी में ज़्यादा होती है, कोई कम होती है। तो इन 3 इंस्टिंक्ट से एक पर्सन ड्राइव हो रहा होता है, वो चल रहा होता है। तो यही 3 इंस्टिंक्ट्स हैं जिनको लेके और इस सारे आइडिया को लेके प्लेटो अपना जस्टिस का एक सिस्टम, जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो देता है। और उसमें एक एनालॉजी क्रिएट करता है, सिटी सोल एनालॉजी। जो ह्यूमन सोल है उसमें 3 किस्म के इंस्टिंक्ट्स बता दी और सिटी, जस्ट सिटी बनाने के लिए कौन सी चीजें चाहिए होंगी, तो इसको हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले वो कहता है कि जो स्टेट है, स्टेट में अगर जस्टिस को देखना है तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस को देखना होगा। क्योंकि प्लेटो के नज़दीक स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज, कि जो एक इंडिविजुअल होता है उसको बड़ा कर लें तो स्टेट बन जाती है। स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज, ये प्लेटो कहता है। और फिलासफी में जब आप बात कर रहे हो किसी फिलासफर की, तो आप उसी फिलासफर को की जो फिलासफी है वही बयान करेंगे, खुद अपनी तरफ से फिलासफी नहीं बताएंगे। आप चाहे उसको, उससे एग्री कर रहे हो ना कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपने जब पेपर में लिखना है तो वही चीजें लिखनी जो उस फिलासफर ने लिखी हैं। तो वो कहता है कि एक इंडिविजुअल जिस तरह है, इसी तरह उसका एक बड़ा वर्जन कर लें तो वो स्टेट बन जाती है। स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज। और अगर जस्टिस हमने स्टेट लेवल पे देखना है तो सबसे पहले हमने इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस को देखना हो कि जस्टिस क्या है, फिर उसी को हम लेके स्टेट की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे वो एनालॉजी क्रिएट करता है कि जिस तरह सिटी में 3 किस्म की क्लासेस होती हैं, एक रूलिंग क्लास होती है, एक वॉरियर क्लास होती है, एक वर्किंग क्लास होती है। और सेम जो ह्यूमन सोल है उसमें 3 किस्म की इंस्टिंक्ट्स होती हैं, एक रीजन होता है, रीजन या विजडम। और दूसरे नंबर पे करेज या स्पिरिट होती है एंड एपिटाइट और डिजायर। ये 3 किस्म की इंस्टिंक्ट्स होती हैं ह्यूमन सोल में। अब वो कहता है कि जस्ट सिटी वो होगा जिसमें ये जो 3 क्लासेस हैं वो इस सीक्वेंस में आएंगी। या सबसे ऊपर रूलिंग क्लास होगी, उससे नीचे वॉरियर क्लास और उससे नीचे वर्किंग क्लास। जो आपके आर्टिसंस हैं, फार्मर्स हैं, वो सारे वर्किंग क्लास में आ जाएंगे। और आपके जो दूसरे हैं वॉरियर क्लास, उसमें आपकी आर्मी और वो आ जाएंगी और रूलिंग क्लास ऊपर आ जाएगी, जो कि प्लेटो के नज़दीक फिलासफर्स होंगे। और ह्यूमन सोल में भी वो कहता है कि जस्ट ह्यूमन, जो एक अगर जस्ट ह्यूमन देखना है तो उसमें हम देखेंगे कि उसका रीजन डोमिनेट कर रहा होगा करेज को। और रीजन जो है करेज और डिजायर दोनों को डोमिनेट कर रहा होगा, और करेज भी उसकी डिजायर को डोमिनेट कर रही होगी। तो इस सीक्वेंस में जो उसके इंस्टिंक्ट्स होगी, एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स, वो एक जस्ट ह्यूमन होगा, जिसमें ये इस प्रॉपर ऑर्डर में होंगी। ऊपर रीजन होगा, वो डोमिनेट कर रहा होगा बाकी दोनों को, करेज को भी और डिजायर को भी। और जो डिजायर है वो उसको स्पिरिट या करेज भी डोमिनेट कर रहा होगा। अब देखें इसमें ये चीज है कि अगर स्पिरिट को रीजन डोमिनेट नहीं करेगा तो स्पिरिट जो है, करेज है, वो इंसान से बहुत से गलत काम करवा देती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि रीजन उसको डोमिनेट करेगा तो वो इंसान गलत काम नहीं करेगा। इसलिए ये एक प्रॉपर ऑर्डर में जिसमें ह्यूमन में इंस्टिंक्ट्स होंगी, वो एक जस्ट ह्यूमन होगा। और सेम लाइक वो एनालॉजी क्रिएट करता है कि
जस्ट सिटी वो होगा जिसमें रूलिंग क्लास जो कि जिनको रीजन डोमिनेट कर रहा होता है, और उसके नीचे वॉरियर क्लास होगी जो जिनको करेज डोमिनेट कर रहा होता है, और उसके नीचे वर्किंग क्लास होगी जिसको एपिटाइट या डिजायर डोमिनेट कर रही होगी। अब वो कहता है कि जिन लोगों में रीजन है डोमिनेट करता है वो रूलिंग क्लास में होंगे, जिनमें करेज या स्पिरिट डोमिनेट करता है वो वॉरियर क्लास में होंगे, और जिनमें डिजायर डोमिनेट करती है वो हमारे पास आ जाएंगे वर्किंग क्लास में। तो ये बेसिकली प्लेटो जस्टिस के लिए एक एनालॉजी क्रिएट करता है। और अच्छा जी, हम बात कर रहे थे प्लेटो के जस्टिस की। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको अभी अगर कंफ्यूजन होगी तो वो आगे जब हम इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं तो समझ आ जाएगी। और वो कहता है कि जस्ट ह्यूमन जो है, जस्ट ह्यूमन वो उसमें एक ये प्रॉपर ऑर्डर में चीज़ें आ रही होती हैं। रीज़न उसका डोमिनेट कर रहा होता है करेज एंड डिज़ायर को, और करेज डोमिनेट कर रही होती है डिज़ायर को। तो वो एक जस्ट ह्यूमन होगा। अब ये एक सीक्वेंस देता है कि रीजन, स्पिरिट और डिजायर, इस सीक्वेंस में हमारे पास बिल्कुल इसी सीक्वेंस में जो होगा वो जस्ट ह्यूमन होगा। लेकिन वो कहता है कि ये आइडियल या परफेक्ट ह्यूमन बीइंग होगा जो जिसमें तमाम इंस्टिंक्ट्स इस सीक्वेंस में होंगी। वो एक आइडियल होगा, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग होगा। लेकिन कहता है कि ऐसे जो ह्यूमन है जो जिसमें ये सारे एक ऑर्डर में होते हैं, रीजन, स्पिरिट एंड डिजायर एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं, ये तो हमें आइडियल वर्ल्ड में मिलेंगे। और जो रियल वर्ल्ड है वहां पे हमें ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, वहां पे तो हमें मिलते हैं इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। अब इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कैसे हैं? या तो उनमें रीजन डोमिनेट कर रहा होगा, या स्पिरिट डोमिनेट कर रहा होगा, या डिजायर डोमिनेट कर रही होगी। जबकि आइडियल वर्ल्ड में हमें मिलते हैं रीजन, स्पिरिट और डिजायर। अगर हम देखें कि इस आइडियल ह्यूमन बीइंग को देखना है तो वो तो एक आइडियल वर्ल्ड में होगा, इस रियल वर्ल्ड में हमें नहीं मिलेगा। तो रियल वर्ल्ड में क्या है कि इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उसमें क्या होगी, किसी ह्यूमन में रीजन डोमिनेट कर रहा होगा, दूसरी जो इंस्टिंक्ट्स हैं हो सकता है वो अंडर डेवलप्ड हो, ना डेवलप हुई हो, या कम हो। इसी तरह कोई ऐसा होगा जिसमें स्पिरिट डोमिनेट कर रहा होगा, दूसरी इंस्टिंक्ट्स उसमें इतनी डोमिनेट नहीं होगी, या डिजायर डोमिनेट कर रहा होगा। तो ये हमें रियल वर्ल्ड में ऐसे लोग मिलते हैं जिसमें रीजन, स्पिरिट और डिजायर वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते, लेकिन हमने इनको लेके आना है इस प्रॉपर ऑर्डर में। रीजन, स्पिरिट एंड डिजायर, जो रीजन डोमिनेट कर रहा है या स्पिरिट डोमिनेट कर रहा है या डिजायर डोमिनेट कर रहा है, हमने इन इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को इस ऑर्डर में लेके आना है, और उसकी सोल को जहाँ पे रीजन, स्पिरिट और डिजायर एक प्रॉपर ऑर्डर में होंगे। इस ऑर्डर में वो कहता है लाने के लिए हम क्या है, आवाज ब्रेक हो रही है। आई थिंक आपका ना शायद इशू होगा इंटरनेट का। अ, जी उमैर, आपका इंटरनेट का इशू आ रहा है आई थिंक, इसलिए आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा जी, उसमें वो कहता है कि हमने इस ऑर्डर में लेके आना है रीजन, स्पिरिट एंड डिजायर। जो प्रॉपर ऑर्डर है उसमें ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को लेके आना है। लेकिन ह्यूमन को बदलना, वो कहता है कि हम एक ह्यूमन को आइडियल में नहीं बदल सकते, क्योंकि ह्यूमन की नेचर को तब्दील करना मुमकिन नहीं होता। ह्यूमन नेचर बदलना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम उसको एक आइडियल ह्यूमन बीइंग में नहीं तब्दील कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम स्टेट को बदल सकते हैं, स्टेट को एक आइडियल स्टेट बना सकते हैं जहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्डर में ये चीज़ें मौजूद हों। और इसमें हमें लोगों को बदलना नहीं पड़ेगा, ह्यूमन नेचर को बदलना नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ स्टेट को बदलेंगे। और ये जो इनजस्ट या इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है या अनजस्ट ह्यूमन बीइंग जिसे जिसे कहते हैं, वो जब उस स्टेट का हिस्सा बनेंगे तो वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स बन जाएंगे।
तो हमने क्या करना है, हमने ह्यूमन नेचर को नहीं बदलना, हम उस स्टेट को बदलेंगे एक आइडियल स्टेट में, और जब ये इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स उस आइडियल स्टेट का पार्ट बनेंगे तो वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स बन जाएंगे। और इस तरह हमें जस्टिस अचीव हो जाएगा, जिसमें रीजन, स्पिरिट और डिजायर ये एक प्रॉपर ऑर्डर में आ जाएंगे। अब जस्ट सिटी को जब हमने पहले लिखा था कि जस्ट सिटी क्या होता है, जहाँ पे एनालॉजी क्रिएट की थी, तो वो कहता है कि जस्ट सिटी में रूलिंग क्लास होती है। रूलिंग क्लास वो होगी जिनको जिनका रीजन डोमिनेट कर रहा होगा। उसके नीचे वॉरियर क्लास होगी जो कि करज या स्पिरिट उसमें डोमिनेट कर रहा होता है। और उसके नीचे वर्किंग क्लास जो डिजायर या एपिटाइट उनको डोमिनेट कर रही होती है। तो हम इनको इस ऑर्डर में लेके आएंगे। जो जिनमें रीजन डोमिनेट कर रहा है उनको हम रूलिंग क्लास बना देंगे, जिनमें स्पिरिट डोमिनेट कर रहा है उनको हम वॉरियर क्लास बना देंगे, और जिनमें डिजायर डोमिनेट करती है उसको हम वर्किंग क्लास बना देंगे। तो हम इसको एक आइडियल स्टेट बना देंगे। अब वो कहता है कि जहाँ रीजन डोमिनेट करता है, रूलिंग क्लास में रीजन डोमिनेट करता है, और वॉरियर क्लास में स्पिरिट डोमिनेट करता है, और वर्किंग क्लास में डिजायर डोमिनेट करती है। लेकिन चाहिए क्या कि रीजन, स्पिरिट और डिजायर ये तीनों चीजें चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर में चाहिए, जबकि हमारा जो इंडिविजुअल है उसमें या तो रीजन डोमिनेट कर रहा है या स्पिरिट या डिजायर। तो जस्ट सिटी क्या है, उसमें ये तीनों हमने उनको क्लासेस में डिवाइड कर दिया, जिसमें रीजन वालों को रूलिंग क्लास दे दी, स्पिरिट वालों को वॉरियर क्लास, और डिजायर वालों को हमने वर्किंग क्लास दे दी। अब वो कहता है ये रूलिंग क्लास है, रीजन तो इनके पास है, इन्हें क्या चाहिए, स्पिरिट और डिजायर। तो वो कहाँ से लेंगे? वो कहता है कि ये जो स्पिरिट है ये वॉरियर क्लास से ले लेंगे, और जो डिजायर है वो उसके लिए ये वर्किंग क्लास से ले लेंगे। इस तरह एक प्रॉपर ऑर्डर में होंगे। तो जो एक स्टेट को चाहिए डिफेंड करना है, वो अब रूलिंग क्लास या फिलासफर तो नहीं करेंगे, उनमें सिर्फ रीजन है। तो उसके लिए वो स्पिरिट कहाँ से आएगी? वो एक वॉरियर क्लास होगी, वहां से उनके पास स्पिरिट आ जाएगी। और जो दूसरी डिजायर है उसके लिए वो वर्किंग क्लास से डिजायर ले लेगा। इस तरह एक प्रॉपर ऑर्डर में ये रीजन, स्पिरिट एंड डिजायर आ जाएंगे। इसी तरह जो दूसरी क्लास है हमारे पास, जिन लोगों में स्पिरिट डोमिनेट करता है, वो क्या करेंगे, वो रीजन उनके लिए अपर क्लास से आ जाएगा, रूलिंग क्लास से, और डिजायर उनके पास वर्किंग क्लास से आ जाएगी। सेम जो लोग जिनमें डिजायर डोमिनेट करती है उनके पास रीजन रूलिंग क्लास से आ जाएगा, और स्पिरिट वॉरियर क्लास से आ जाएगी। यानी ये लोग मिल के एक दूसरे के एक काम करेंगे। अब रूलिंग क्लास वो रीजन अपना अप्लाई करेगी, और वॉरियर क्लास उनको डिफेंड करेगी उस स्टेट को, और वर्किंग क्लास उनके लिए जो अनाज है या दूसरी ज़रूरियात हैं वो पूरी करेगी। तो इस तरह एक स्टेट प्रॉपर ऑर्डर में आ जाएगी, और ये एक आइडियल स्टेट होगी। प्लेटो के नज़दीक ये एक आइडियल स्टेट होगी जहाँ पे जो वॉरियर क्लास है वो सिर्फ अपना काम करेंगे, उनका वो काम होगा। जो बाकी दूसरे वर्किंग क्लास के काम है वो वर्किंग क्लास करेगी, और जो रूलिंग क्लास है वो रूल करेगी। तो इस तरह एक प्रॉपर ऑर्डर में आ जाएंगे, वो जस्ट सिटी बन जाएगा, जस्ट स्टेट बन जाएगा, और वो एक आइडियल स्टेट होगा प्लेटो के नज़दीक। तो ये प्लेटो की एक थ्योरी जो है आइडियल स्टेट की, वो ये है। यहाँ पे आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि इसके आगे हमने नेक्स्ट इसका पोर्शन शुरू करना है, जस्ट सिटी या जस्टिस या आइडियल स्टेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो अपना अच्छा जी, रूलिंग क्लास, वॉरियर क्लास और वर्किंग क्लास। अब वो कहता है कि इस ऑर्डर में आ जाएंगे तो वो तमाम खुश होंगे, तमाम हैप्पीनेस फील करेंगे, जस्टिस फील करेंगे, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी। वो कहता है कि इसमें वर्किंग क्लास या को कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, ना रूलिंग क्लास की तरफ से ना वॉरियर क्लास की तरफ से। क्यों? कहता है कि रूलिंग क्लास में रीजन डोमिनेट कर रहा है, इसलिए वो एक्सप्लॉयट नहीं करेंगे, और वर्किंग क्लास जो वॉरियर क्लास है उसके ऊपर चूंकि रीजन है, तो वो रीजन उसको उनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करने देगा। अब जस्टिस को वो ट्राइपार्टेट डिवीजन ऑफ सिटी सोल भी कहता है, जिसमें वो कहता है कि राइट ऑर्डरिंग ऑफ द सिटी, यानी सिटी की राइट ऑर्डरिंग हो, जिस तरह पहले हमने बात की है कि ऊपर रूलिंग क्लास होगी, उसके नीचे
होगी वॉरियर क्लास और नीचे वर्किंग क्लास होगी। और फिर राइट ऑर्डरिंग ऑफ द सोल, जो सोल है उसमें ऊपर रीजन, उसके नीचे स्पिरिट और उसके नीचे डिजायर होगी। और हारमोनियस बैलेंस होगा इन तीन पार्ट्स का। क्या होगा कि इसमें जो हर हिस्सा है वो अपना फुलेस्ट पोटेंशियल अचीव करेगा, और उसमें एक्सीलेंस, परफेक्शन, प्रोफेशनलिज्म आएगी। क्योंकि जो वर्किंग क्लास है उसका काम वर्किंग जो वो सिर्फ उसी काम को करेगा, तो उसमें प्रोफेशनलिज्म आएगी, उसमें एक्सीलेंस आएगी उस काम को बार बार करके। सेम वॉरियर क्लास अपनी स्किल्स को बेहतर करते रहेंगे, और रूलिंग क्लास जो रूलिंग के रेलेवेंट हैं चीज़ें वो करेंगे। तो हर एक जो क्लास है उसमें प्रोफेशनलिज्म आती जाएगी। और इसमें जो होगा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी एक क्लास की दूसरी क्लास में, जो अपना काम हर कोई अपना काम करेगा, हारमोनियस रिलेशनशिप होंगे, हर कोई अपना काम कर रहा है, किसी की दूसरे काम में इंटरफेरेंस नहीं है, तो एक हारमोनियस रिलेशनशिप उनके दरमियान चल पड़ेगा, और कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो ये एक जस्टिस होगा और जस्ट सोसाइटी बन जाएगी। अब वो कहता है कि ये आइडियल स्टेट, जस्टिस के लिए हमने आइडियल स्टेट बना ली, लेकिन इस आइडियल स्टेट में स्टेबिलिटी रखने के लिए, इस आइडियल स्टेट को आइडियल स्टेट बनाए रखने के लिए हमें कुछ काम करने होंगे। क्योंकि जो आइडियल स्टेट है वो, उसको खतरात हो सकते हैं, हो सकता है उसको कुछ थ्रेट्स हों, तो उन थ्रेट्स को ख़त्म करने के लिए हम उस आइडियल स्टेट को आइडियल स्टेट बनाए रखने के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे एजुकेशनल मेजर्स। अब ये प्लेटो की जो एजुकेशनल मेजर्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, इस पे सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पेपर में, तो इसको आपने लाजमी ज़रा अच्छे तरीके से करना है। अब एजुकेशनल मेजर्स में वो कहता है कि एजुकेशनल मेजर्स में हम क्या करेंगे कि एक एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे। एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे जो कि एजुकेशन को प्लेटो कहता है कि ये एजुकेशन इज ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। एजुकेशन को प्लेटो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है कि ये इट इज़ ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर है। और एजुकेशन को कहता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। प्राइवेट एजुकेशन के खिलाफ है प्लेटो। प्लेटो स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन की बात करता है जहाँ पे स्टेट एजुकेशन प्रोवाइड करे। और यहाँ तक प्लेटो कहता है कि किसी भी स्टेट का जो प्राइमरी फंक्शन है वो एजुकेशन प्रोवाइड करना है। एजुकेशन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ स्टेट। और यहाँ पे प्लेटो, जब आप एजुकेशन को लिख रहे होंगे तो ये हेडिंग्स आपने साथ साथ देनी है कि एजुकेशन फॉर ऑल। प्लेटो कहता है कि मेन एंड वीमेन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू एजुकेशन एंड दे शुड बी प्रोवाइडेड एजुकेशन। मेन को भी प्रोवाइड करनी है और वीमेन को भी, दोनों को इक्वली एजुकेट करना है, ये भी प्लेटो कहता है। और इसमें एक प्लेटो की चीज़ है कि सेंसरशिप होगी साथ में। कोई ऐसा लिटरेचर नहीं पढ़ाना जो कि इस आइडियल स्टेट के खिलाफ हो, जिससे आइडियल स्टेट में इंस्टेबिलिटी आए। कोई ऐसा लिटरेचर, कोई ऐसे चीज़ जो इसके खिलाफ हो, जो इसके खिलाफ जाए स्टेट के, वो ऐसी चीज़ें सिलेबस में शामिल ना, और कोई ऐसी चीज़ पढ़ाई भी ना जाए, उस पे सेंसरशिप होनी चाहिए। और इसको जो एजुकेशन है, आइडियल स्टेट है प्लेटो का, इसके बारे में रोसू ने कहा था कि रिपब्लिक इज द फाइनेस्ट ट्रीटी ऑन एजुकेशन। कि रिपब्लिक सिर्फ एक पॉलिटिकल ट्रीटी नहीं है, ये एजुकेशन पे भी एक फाइनेस्ट ट्रीटी है। तो ये प्लेटो का एजुकेशन है जिसको एजुकेशन के बारे में बताता है। और एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करता है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा। प्लेटो डिवाइड करता है एजुकेशन सिस्टम को 3 फेजेस में। हमारे एजुकेशन सिस्टम के 3 फेजेस होंगे। पहला फेज जो है वो 20 इयर्स की एज तक का होगा, यानी 20 साल उम्र होगी। जब 20 साल की उम्र तक ये पहला फेज चलेगा, जिसमें पहले जो 18 साल हैं वो एलिमेंट्री ट्रेनिंग के हैं, जिसमें जिम्नास्टिक्स सिखाई जाएगी, म्यूजिक या दूसरे आर्ट एंड फॉर्म्स, ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। और इसके बाद 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। 19 और 20 साल जो होंगे वो मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। जब 20 साल एज हो जाएगी उसके बाद टेस्ट होगा, और इस टेस्ट में जो लोग पास कर जाएंगे वो अगले फेज में चले जाएंगे, और जो लोग ये टेस्ट पास नहीं करेंगे वो वर्किंग क्लास में चले जाएंगे, वो जो डिज़ायर वाला ग्रुप है उसमें चले जाएंगे और वर्किंग क्लास बन जाएंगे।
और जो लोग अगले फेज़ में चले जाएँगे, उनकी आगे फिर एजुकेशन कंटिन्यू रहेगी और उसका फेज़ 2 शुरू हो जाएगा। वो फेज़ 2 चलता है 20 साल की एज से लेकर 35 इयर्स की एज तक का। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो पहले 10 साल हैं 20 से 30 इयर्स तक के, उसमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और डायलेक्ट सिखाया जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट 5 इयर्स होंगे 30 टू 35, उसमें यही चीज़ें एडवांस लेवल पे सिखाई जाएँगी। एडवांस स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, डायलेक्ट्स। और 35 इयर्स की एज के बाद फिर एक टेस्ट होगा और जो लोग इस टेस्ट में फेल हो जाएँगे, वो आपके वॉरियर क्लास में चले जाएँगे और जो लोग टेस्ट पास कर लेंगे, वो अगले स्टेज में चले जाएँगे। उनके जो तीसरा फ़ेज़ है एजुकेशन का, वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जो टेस्ट फ़ेल करते हैं, वो किसी न किसी जॉब में लग जाते हैं और जो पास करते हैं, वो आगे चले जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो तीसरा फ़ेज़ है, वो 35 साल से 50 साल की उम्र तक रहेगा और इस फ़ेज़ में क्या होगा, इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी अंडर क्लोज़ वॉच, यानी जो रूलिंग क्लास है, वो उनके साथ रहेंगे और वहाँ पे उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। इसके बाद प्लेटो ने कोई टेस्ट की बात नहीं की कि इसके बाद टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो ये जो है, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद जो लोग इस फ़ेज़ में 50 साल की एज में पहुँचेंगे, वो कॉम्पिटेंट होंगे। दे विल बी कॉम्पिटेंट टू रूल और वो रूलिंग क्लास का पार्ट बन जाएँगे और जब रूलिंग क्लास का पार्ट बनेंगे, तो उनमें से ही फिलॉसफर किंग बनेगा। तो ये प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम है, जो कि 3 फ़ेज़ेज़ पे है और इन 3 फ़ेज़ेज़ में पहले 2 फ़ेज़ेज़ हैं, उनके एंड पे टेस्ट होता है, तीसरे फ़ेज़ के एंड पे टेस्ट नहीं है। उस वो वैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है और जिस तरह आप कहते हैं ना, अटैचमेंट हो गई है बाद में, ये आपके सीएसएस में, पीएमएस में अटैचमेंट होती है, समझ लें वो एक अटैचमेंट होती है और उस अटैचमेंट के बाद जो उस लेवल तक पहुँच जाते हैं, फिर वो दे आर कॉम्पिटेंट टू रूल और वो रूलिंग क्लास बन जाते हैं। तो ये था प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम, जो आइडियल स्टेट में है, जिसमें 3 फेजेस एजुकेशन के बताता है। ये पहला हमारा इसमें आएगा, एक स्टेट को बेहतर चलाने के लिए और स्टेट के लिए जो लेबर फोर्स है, मैन फोर्स है, वो तैयार करने में, जिसमें हमारे तीनों क्लासेस तैयार होंगी। एक व उस इसी में हमारी रूलिंग क्लास बनेगी। इसी एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी वॉरियर क्लास बनेगी एंड इसी एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी वर्किंग क्लास बनेगी। ये 3 क्लासेस बन जाएँगी, जो कि हमारा इसमें एजुकेशन सिस्टम है, वो इन क्लासेस को बनाएगा और ये क्लासेस आगे चलेंगी और ये आइडियल स्टेट को चलाएँगी। अच्छा जी, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम था, जो मेयर्स था, पहला मेयर है, इसमें प्लेटो बताता है कि एजुकेशनल मेयर्स लेंगे। इसके बाद प्लेटो कहता है कि इसी स्टेट को इंस्टेबिलिटी से बचाने के लिए हम कुछ सोशल और बायोलॉजिकल मेयर्स भी लेंगे। क्योंकि जब भी स्टेट इंस्टेबिलिटी की तरफ जाती है, तो उसका वो कहता है कि रीज़न ये है कि करप्शन होती है। या तो वो करप्शन किसी के माइंड में आती है, तो उसके लिए हम माइंड चेंज करेंगे और एजुकेशनल मेजर्स लेंगे। और या फिर कुछ वो कहता है कि जो करप्शन के रीज़न्स हैं, वो फैमिली होती है, तो उसके लिए वो क्या कहता है कि वो सोशल मेजर्स लेता है, वो कम्युनिज़्म कहता है, कम्युनिज़्म ऑफ प्रॉपर्टी, वाइव्स एंड चिल्ड्रन। जो वॉरियर एंड रूलिंग क्लास है, उसमें वो कहता है कि वो वहाँ पे प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया जाए, मैरिज को अबॉलिश कर दिया जाए, ना और कोई मैरिज ना हो, प्रॉपर्टी किसी के पास प्राइवेट ना हो, जो वॉरियर क्लास है या रूलिंग क्लास है। सिर्फ़ जो वर्किंग क्लास है, उनके पास ये वो मैरिज और प्रॉपर्टी रखें, क्योंकि उनमें डिज़ायर डोमिनेट कर रही होती है। जबकि अपर क्लासेस जो दोनों हैं, वॉरियर और रूलिंग क्लास, उनमें ये दोनों चीज़ें ख़त्म कर दी जाएँ, प्रॉपर्टी और वाइव्स। जो मैरिज है, वो ख़त्म कर दी जाए और इसके लिए वो बायोलॉजिकल मेजर्स भी लेता है कि एक स्टेट कंट्रोल ब्रीडिंग होगी, यानी जो बेस्ट होंगे मेल, उनकी बेस्ट फीमेल से ब्रीडिंग करवाई जाएगी। तो
एक बेस्ट आगे वो कहता है कि एक अच्छी नस्ल आगे आएगी। तो वो कहता है कि स्टेट कंट्रोल ब्रीडिंग हो के कौन किससे ब्रीडिंग करेगा अपर क्लासेस में वो स्टेट डिसाइड करेगी। और इसके साथ-साथ वो कहता है कि जो लोग डिसेबल बच्चे पैदा होंगे उनकी एग्ज़ीक्यूशन कर दी जाए, उनको मार दिया जाए क्योंकि वो स्टेट के लिए एक लायबिलिटी बन जाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल मैयर्स भी लेता है प्लेटो। इसके अलावा एक तीसरे नंबर पे वो कुछ कहता है कि एक नोबल लाई और मिथ ऑफ द मेटल्स कि ये एक नोबल लाई होगा, एक अच्छा सच होगा, मिथ ऑफ द मेटल जो कि स्टेट की तरफ से बोला जाएगा। इसी इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए। अब क्या है कि जो प्लेटो की अगर आप आइडियल स्टेट को देखें तो ये यहाँ पे इनइक्वालिटी है, एक किस्म की इनइक्वालिटी है, क्लासेस में डिवाइड है। जो वर्किंग क्लास है उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो ऊपर आ सके। तो ये एक इनइक्वालिटी है। इसी तरह जो वॉरियर क्लास है वो भी ऊपर नहीं आ सकती। देखिए आपके जो प्लेटो की स्टेट है वहाँ पे अब जो वॉरियर क्लास है जिस तरह हमारे यहाँ मार्शल लॉ लगते हैं वहाँ पे तो नहीं लग सकता क्योंकि डोमिनेट ऊपर रूलिंग क्लास में रीज़न है। तो वॉरियर क्लास तो नहीं कर सकती। तो वॉरियर क्लास ऊपर नहीं आ सकती रूलिंग क्लास में। और सेम जो वर्किंग क्लास है वो वॉरियर क्लास या रूलिंग क्लास में नहीं आ सकती। तो एक किस्म की इनइक्वालिटी है और इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करने के लिए प्लेटो कहता है कि एक नोबल लाई होगा, जो मिथ ऑफ द मेटल्स कहता है कि ये स्टेट की तरफ से बोला जाएगा। क्या है? ये एक झूठ है जो स्टेट की तरफ से बोला जाएगा। स्टेट अवाम को एक झूठ बोलेगी कि और ये झूठ होगा खुदा के नाम पे, मज़हब के नाम पे, उस जो उनकी एक सोशल इनइक्वालिटी होगी उसको लेजिटिमाइज़ करने के लिए खुदा के नाम पे एक झूठ बोला जाएगा। और वो क्या है कि खुदा ने लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट मेटल से पैदा किया है कि गॉड हैज़ क्रिएटेड मैन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट मेटल्स के 3 डिफरेंट मेटल्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से गॉड ने लोगों को पैदा किया है। और अब कुछ लोग हैं जिनकी सोल में गोल्ड है, मैन विद गोल्ड इन देयर सोल, वो कहता है कि ये फिट टू रूल हैं, ये रूलिंग क्लास बन जाएँगे। और मैन विद सिल्वर इन देयर सोल, वो कहता है कि इनमें स्पिरिट होता है, ये फिट टू डिफेंड है, ये डिफेंड करने के लिए फिट है, ये वॉरियर क्लास बन जाएँगे। और मैन विद ब्रोंज इन देयर सोल, ये जो हैं ये हैं वर्किंग क्लास बन जाएँगे, ये फिट टू सर्व और वर्क, और ये वर्किंग क्लास बन जाएँगे। अब कहते हैं कि लोगों को ये बताना है कि खुदा ने इस ये तक़सीम की है, किसी और ने नहीं की, खुदा ने इस तरह बनाया है, तो खुदा की तरफ से व बनाई हुई जो भी चीज़ होगी, जिस तरह अभी हमारे यहाँ अभी भी इस किस्म की कोई बात हो, मज़हब पे बात करना जो कुछ सेट बिलीफ्स हैं उसके अगेंस्ट बात करना, उसका रिएक्शन काफ़ी आता है। तो इसलिए वो कहता है कि ये एक नोबल लाई या मिथ ऑफ मेटल्स है जो कि स्टेट की तरफ से एक लाई बोला जाएगा, झूठ बोला जाएगा उसको लेजिटिमाइज़ करने के लिए कि ये जो इनइक्वालिटी है ये खुदा ने बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई, तो लोग उस पे यकीन करेंगे और उसके और कोई उस पे आवाज़ नहीं उठाएगा कि ये इनइक्वालिटी हो रही है। तो ये है प्लेटो का जो हमारे पास मेन थ्योरी है जिसमें जस्टिस है और आइडियल स्टेट जस्टिस को लेके बनाता है और फिर उसके लिए वो कुछ मेजर्स देता है जिसमें एजुकेशनल मेजर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फिर कम्युनिज़्म की बात करता है और कम्युनिज़्म के बाद वो बात करता है मिथ ऑफ मेटल्स की। अब अगर प्लेटो के हम थ्योरी को समराइज़ करें तो उसमें जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं उसमें सबसे पहले तो फिलॉसफी, रूल ऑफ फिलॉसफी यानी फिलॉसफर किंग, जो फिलॉसफर होगा वो रूल करेगा। और फिर जस्टिस की बात करता है कि आइडियल स्टेट में जस्टिस होगा, जस्टिस का कांसेप्ट है। और फिर प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यानी जो लोग जिस फंक्शन के जो फंक्शन कर रहा है उसमें स्पेशलाइज करेगा और वही फंक्शन करेगा जिसमें स्पेशलाइज्ड है। वर्किंग क्लास है तो वो वर्किंग क्लास ही करेगी, वर्क ही करेगी। जो अगर वॉरियर क्लास है तो वो वही फंक्शन करेगी, रूलिंग क्लास रूल करेगी। तो ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है। और इसमें साथ कंट्रोल है एजुकेशन सिस्टम पे जिस पे एक तो स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन होगी, उसमें सेंसरशिप होगी और सेंसरशिप ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, जो लिटरेचर खराब करता है उस पे सेंसरशिप लगाई जाएगी।
और इक्वालिटी की बात करता है मेन एंड वीमेन की। तो ये प्लेटो की मेन जो चीज़ें थी, और फिर कम्युनिज्म की बात करता है प्रॉपर्टी एंड फैमिली की। अब ये प्लेटो की जो थ्योरी है, जो मेन फिलॉसफी है, उसको समराइज़ करें तो ये 7 पॉइंट हमारे पास आते हैं, जो उस पूरी फिलॉसफी को समराइज़ करते हैं। ये थी प्लेटो की मेन फिलॉसफी। अब इसमें से अगर आप 2-3 चीज़ें और देखना चाहें, तो इसमें आप क्रिटिसिज़्म की बात करते हैं कि क्रिटिसिज़्म क्या होगा, और अगर मॉडर्न डे रेलेवेंस की बात करें, तो मॉडर्न डे रेलेवेंस क्या होगी प्लेटो की इस थ्योरी की। मॉडर्न डे रेलेवेंस की बात अगर हम बात करें, तो सबसे पहले देखें कि प्लेटो फर्स्ट पॉलिटिकल फिलॉसफर है, जिसने कोई पॉलिटिकल थ्योरी दी। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटिकल फिलॉसफी में प्लेटो का मकाम है। और उसमें मॉडर्न डे रेलेवेंस जिस तरह आज चल रहा है, तमाम जितने भी आप कंट्रीज़ देख लें, उसमें कंपल्सरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है स्टेट की तरफ से। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट प्लेटो ने दिया था, जो कि आज भी रेलेवेंट है। आज कंपल्सरी एजुकेशन, स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन हर जगह पे तमाम मुल्कों में है, तो वो प्लेटो का एक कॉन्सेप्ट था जो अभी चल रहा है। फिर प्लेटो बात करता है जेंडर इक्वालिटी की। मैन एंड वीमेन दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वली वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वर्किंग क्लास में हो सकते हैं, ऊपर वॉरियर क्लास या रूलिंग क्लास। अगर विमेन है, वो अपनी एजुकेशन हासिल करती है, आखिरी स्टेज तक जाती है, तो वो रूलिंग क्लास का पार्ट भी बन सकती है। तो प्लेटो को एक जेंडर इक्वालिटी के हवाले से भी आज रेलेवेंट है, और इवन प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहा जाता है कई जगह पे। फिर प्लेटो की अगर आप देखें, जो प्लेटो की थ्योरी है, प्लेटो की रिपब्लिक है, उसमें आइडियल स्टेट में मैरिज क्या मैरिज की एज क्या होगी? आपकी नज़र में क्या है एज है मेरे मैरिज के लिए, जो आपको समझ आई है? कोई मैरिज के लिए एज है या नहीं है? जी, क्या एज है मेरे मैरिज के लिए? प्लेटो ने कोई बताई है? 40। अ, देखिए प्लेटो ने जब कहा है कि जब 20 इयर्स हमारा पहला फेज़ है एजुकेशन का, वो कंप्लीट होगा, उसमें जो फेल हो जाएँगे वो वर्किंग क्लास का पार्ट बन जाएँगे। अब मैरिज वो कहता है कि होगी वर्किंग क्लास की, दूसरे तो वो कहता है कि वहाँ पे तो कम्युनिज़्म होगी, वाइव्स की और चिल्ड्रन की। तो इट मीन्स कि 20 इयर्स से कम मैरिज मैरिज की वो ऑप्शन नहीं देता। वो कहता है कि जब 20 इयर्स हो जाएँगे, पहला फेज़ कंप्लीट हो जाएगा, तो मैरिज होगी। तो जो चाइल्ड मैरिज है, आजकल जो कहते हैं कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, तो प्लेटो देखिए उस टाइम प्लेटो ने कहा था कि चाइल्ड मैरिज नहीं होगी। वो 20 इयर्स जब वो पहला फेज़ कंप्लीट होगा, उस फेज़ के कंप्लीट होने में जो लोग वर्किंग क्लास में फ़ॉल करेंगे, फिर वो मैरिज कर सकते हैं आफ्टर 20 इयर्स, नॉट बिफोर 20 इयर्स। तो वो समझ लें कि जो अभी चाइल्ड मैरिज की हम बात करते हैं, तो प्लेटो उस टाइम उस प्लेटो ने बात की थी कि चाइल्ड मैरिज नहीं होगी। तो ये भी एक हमारे पास है प्लेटो की मॉडर्न डे रेलेवेंस है। और इसके अलावा प्लेटो ने एक समझ लें एग्जामिनेशन सिस्टम या टेस्ट सिस्टम का भी उस टाइम बुनियाद रखी थी कि एक टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, जो कि अभी मॉडर्न डे में भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो प्लेटो की अभी उस एग्ज़ाम की भी रेलेवेंस मॉडर्न डे में है। तो ये कुछ मॉडर्न डे रेलेवेंस है प्लेटो की। बाकी अगर क्रिटिसिज्म देखें प्लेटो का, तो क्रिटिसिज्म में हम कहते हैं कि सबसे पहले जो प्लेटो की जो स्टेट है, आइडियल स्टेट, उसमें एक इनइक्वालिटी है। क्लासेस बना दी हैं, जो नीचे वाली क्लासेस हैं उनके लिए ऊपर आने के कोई चांसेस नहीं है। पहली चीज़ ये है। और दूसरी इसमें जो प्लेटो की हम कह सकते हैं जो कम्युनिज़्म का उसने आइडिया दिया है वाइव्स का या चिल्ड्रन का, वो कहता है कि चिल्ड्रन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो स्टेट को दे दिए जाएँ। तो वो कहता है कि आइडिया है कि कम्युनिज़्म हो चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन
कि वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन जो चीज़ वो कहता है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फिर वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, हर कोई दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। तो ये आइडिया भी, इस पे क्रिटिसिज्म होता है। फिर कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स जो प्लेटो बात करता है, तो वो उस पे क्रिटिसिज्म होता है कि वो एक सोशल डिसएग्रीमेंट पैदा करेगा और जो सोसाइटी में इम्बैलेंस पैदा करेगा, और जो एक फैमिली का इंस्टीट्यूशन है उस उसके बगैर मुमकिन नहीं है एक चीज़ का चलना। तो ये भी, और फिर ये जो कम्युनिज़्म है, प्लेटो बात करता है कम्युनिज़्म ऑफ प्रॉपर्टी। वो भी एक कहते हैं कि जब कम्युनिज़्म होगी प्रॉपर्टी की, तो जो प्रोडक्शन है वो अच्छी नहीं होगी, और लोग जो है अब जब प्रॉपर्टी का या कोई ऐसा चक्कर नहीं होगा लोगों के लिए, तो लोगों को कोई ऐसी चीज़ ड्राइव नहीं करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करके प्रॉपर्टी को ज़्यादा से एनहांस करें, चीज़ों को ज़्यादा करें। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी या जिस तरह, तो प्रोडक्शन में कमी आएगी, और ये एक इस पे क्रिटिसिज़्म किया जाता है प्लेटो पे। फिर जो उसका उसने कहा था कि एग्ज़ीक्यूशन है, डिसेबल्ड अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसकी एग्ज़ीक्यूशन की जाए, तो वो भी एक क्रिटिसिज़्म है कि वो तो अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है। बाकी प्लेटो ने उस वक़्त चल रहा था, स्लेवरी भी थी, तो स्लेव्स को टोटली इग्नोर कर दिया प्लेटो ने। कोई उसने ऐसी चीज़ नहीं बताई स्लेव्स के बारे में कि स्लेव्स के साथ क्या किया जाए, या वो कोई पार्ट बन सकते, नहीं बन सकते। तो ये मेन क्रिटिसिज़्म है प्लेटो पे। बाकी आपके ये थी मेन फिलॉसफी और उस पे क्रिटिसिज़्म। अब आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में इस सारे सेशन से रिलेटेड?